नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन चैप्टर लेके आया हूं आपके अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 डेवलपमेंट विकास। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको 100% मार्क्स लाने के लिए याद करना चाहिए, उनको मैंने पहले ही पॉइंट टू पॉइंट अंडरलाइन कर लिया है। इस वीडियो को बनाने के 4 मेजर ऑब्जेक्टिव है जो मैं आपको हर वीडियो में भी बताता हूं। पहला, आपका 100% कंटेंट क्लियर करना, ताकि पूरा वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी अदर गाइड या रिफ्रेशर की नीड ना हो। आपका हर टाइप का क्वेश्चन इस पूरे वीडियो में कवर किया गया है। सेकेंड, आपके पास एक पॉइंट टू पॉइंट नोट्स तैयार हो जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। थर्ड, हम पूरे चैप्टर को एक फ्लो में पढ़ेंगे ताकि आप इस चैप्टर का एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाओ, हर प्रकार के क्वेश्चन का आप आंसर दे पाओ। नॉर्मल क्वेश्चन का आंसर तो आप दे ही दोगे, साथ में हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आप इजीली कर पाओ। तो हम चैप्टर को इस प्रकार से लेके चलेंगे ताकि आप केस स्टडी वगैरह भी आसानी से समझ पाओ। एंड फोर्थ, हम पूरे चैप्टर को इस प्रकार से पढ़ेंगे ताकि आप एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी इन्हीं वीडियो के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। तो चलिए खूबसूरत सफर पर चैप्टर 1 के साथ। चलिए बच्चों, यहां से आपका टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न लक्ष्य। इस टॉपिक में आपको बताने का प्रयास किया गया है कि विभिन्न व्यक्तियों का अपने जीवन में विभिन्न लक्ष्य होता है। कहने का मतलब, अलग अलग व्यक्तियों के लिए विकास का डेफिनेशन अलग अलग होता है। इसलिए पूरे चैप्टर में कहीं भी विकास, डेवलपमेंट की डेफिनेशन आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इकोनॉमिक्स ये मानते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए विकास के जो लक्ष्य होते हैं, विकास का जो मतलब होता है, वो अलग अलग होता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए बच्चों, एक रिक्शा चालक है जो रिक्शा चला के अपना जीवन निर्वाह करता है। कल को वो अपने लिए कार ले ले, कुछ सालों बाद वो अपने लिए अगर कार खरीद लेता है तो ये उसके लिए विकास है। सच बात है कि जो व्यक्ति रिक्शा चलाता है और कल अपने लिए कार ले पा रहा है तो वो उसके लिए बहुत बड़ा विकास है, डेवलपमेंट है। लेकिन ये उसके लिए विकास नहीं हो सकता जिसपे ऑलरेडी कार हो। वो क्या सोचेगा कि मेरे पास 5 कार हो, 10 कार हो, या कोई बड़ी कार हो, BMW कार हो, वगैरह वगैरह। तो सभी व्यक्तियों के लिए विकास का मतलब अलग अलग होता है। सभी व्यक्तियों का लक्ष्य जो होता है अपने जीवन में अलग अलग होता है। अब बात करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आपको एग्जाम में क्या करेंगे कि कोई भी एक व्यक्ति दे देगा, जैसे कि भूमिहीन, ग्रामीण, मजदूर। भूमिहीन कौन होता है? जिसपे अपनी जमीन नहीं है। ग्रामीण यानी जो गांव में रहता है, और मजदूर तो हमारे समाज के जो सबसे निचले स्तर पे लोग आते हैं, भूमिहीन, ग्रामीण, मजदूर। आपसे पूछा जाएगा कि इनके लिए विकास का क्या मतलब होता है। तो जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है उसके लिए विकास का मतलब है कि काम के अधिक दिन हो, यानी उसे अधिक से अधिक काम मिले। कोई भी दिन उसका खाली ना जाए, रोज उसे काम मिले। ऐसी जगह काम मिले जहां उसे रोज काम मिले, कोई भी दिन उसका खाली ना जाए, और बेहतर मजदूरी मिले। शाम होते ही उसे अपने मजदूरी मिल जाए, पैसा मिल जाए, मस्त होके घर पे जाए, रोटी खाए और सो जाए। ये उसके विकास का मतलब है। स्थानीय स्कूल में उसके जो बच्चे हैं उसको उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो। जो आसपास जहां वो मजदूरी करता है उसके आसपास जो भी गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल है वो उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाए, तो उसके लिए विकास है। कोई सामाजिक भेदभाव ना हो उसके साथ। ऐसा ना हो कि वो भूमिहीन है, मजदूर है, गरीब है तो उसके साथ कोई भेदभाव हो रहा है। तो अगर उसके साथ कोई सामाजिक भेदभाव नहीं हो रहा तो वो उसके लिए विकास है। और गांव में वे भी नेता बन सकते हैं। अगर उसकी संभावना हो कि गांव में एक गरीब मजदूर भी नेता बन सकता है तो वो उसके लिए विकास है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए विकास क्या होगा। तो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए विकास होता है कि काम करने के अधिक दिन हो, उसको बेहतर मजदूरी मिले, उसे स्थानीय स्कूल उसके बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो, कोई सामाजिक भेदभाव ना हो उसके साथ, और गांव में वो भी नेता बन सकता है। अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी उसे मिल जाता है तो उसके लिए यही विकास है। लेकिन पंजाब के जो समृद्ध किसान है, अब देखो किसान तो ये भी है, लेकिन पंजाब के समृद्ध किसानों की बात हो रही है जिनपे बहुत सारी जमीन है, जो समृद्ध है, पैसा है उनपे, उसके लिए विकास का क्या मतलब है? उसके लिए विकास का मतलब है कि किसानों को उनकी उपज के लिए ज्यादा समर्थन मूल्य मिले। यानी जब वो अपने खेतों में अनाज उगाएंगे तो उसका जो समर्थन मूल्य है वो उसे ज्यादा से ज्यादा मिले।
मेहनती और सस्ते मजदूर मिले, ऐसे मजदूर मिले उसके खेतों के लिए जो मेहनती हो और सस्ते हो, ज्यादा पैसा खर्च ना हो, ताकि उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना, ताकि उसके जो पारिवारिक आय है, परिवार की जो इनकम है वो ज्यादा से ज्यादा हो पाए, ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सकें, अपने बच्चों को विदेश में भेज सकें। तो आप देख सकते हो दो व्यक्तियों के लिए विकास का मतलब अलग है। एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए विकास का मतलब अलग था, और एक पंजाब के समृद्ध किसान के लिए विकास का मतलब अलग था। ऐसे ही अलग अलग व्यक्तियों के लिए विकास का मतलब अलग अलग होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप कोई रटी रटाई बात याद करके जाओ, आप अपनी तरफ से भी आंसर दे सकते हो। जैसे ये देखिए कॉलम खाली पड़ा है, शहरी बेरोजगार युवक के लिए क्या विकास का मतलब होगा, ताकि उसे अच्छा रोजगार मिले, उसे सरकारी नौकरी मिले, उस नौकरी के अंदर उसे अच्छी सैलरी मिले, उसका एक घर हो, है ना, यही तो है शहरी बेरोजगार युवक। तो आप अपने तरफ से आंसर लिख सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आप गाइड की या किसी रिफ्रेशर की रटी रटाई बात याद करो, आप अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आंसर दे सकते हो, और वो सारे आंसर सही होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर को रटने की जरूरत नहीं होती। ये सभी जो भी आप लिखते हो ना अपने बेस पर, वो सभी आंसर सही माने जाते हैं। मेन इसमें देखा जाता है कि बच्चा अपनी तरफ से लिख पा रहा है या सिर्फ रटी रटाई बात लिखता है। तो आप अपनी तरफ से अगर आप लिखोगे इन क्वेश्चनों का आंसर, तो आपको मार्क्स हमेशा पूरे मिलेंगे। शहर के अमीर परिवार की एक लड़की, अब शहर में एक कोई परिवार है, उसमें अमीर परिवार है, उसकी लड़की के लिए विकास का क्या मतलब है, उसे अपने भाई जैसी आजादी मिलती हो। अगर उसे अपने भाई जैसी आजादी मिलती हो, वह अपने फैसले खुद कर सकती है, और वह अपनी पढ़ाई विदेश में कर सकती है, अगर ऐसा है तो उसके लिए विकास है। तो अलग अलग व्यक्तियों के लिए विकास का मतलब अलग अलग होता है। इसलिए चैप्टर में पहले पॉइंट में यही लिखा हुआ है, विभिन्न श्रेणी के लोग होते हैं, उनके विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं, उनके लिए विकास का मतलब अलग अलग होता है। आई होप आप इस टेबल से मतलब समझ गए होंगे कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए विकास का मतलब अलग अलग होता है। हम एक फिक्स डेफिनेशन नहीं दे सकते। ठीक है बच्चों, यहां समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप जो देख पा रहे हो कि रेड कलर में जो अंडरलाइन किए गए, इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए यूज करा है मैंने। इसको आप याद नहीं करोगे बच्चों, इसे आप सिर्फ समझोगे ताकि आप केस स्टडी बेस या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का आंसर दे पाओ। इनमें से हर एक अलग अलग चीजें पाना चाहते हैं। जो अभी भी आपने टेबल में पढ़ा, इसमें आपने देखा कि हर एक व्यक्ति की अपनी अलग अलग चॉइस है, वो अलग अलग चीजें चाहते हैं। वे ऐसी चीजें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सीधी सी बात है भाई, मेरे लिए जो महत्वपूर्ण चीज होगी अगर मैं पालूंगा तो मेरे लिए विकास है। अर्थात वे चीजें जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके। यानी हर एक व्यक्ति क्या चाहता है, वो व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। वास्तव में कई बार तो ऐसा हो जाता है कि दो व्यक्ति या दो गुट मतलब ग्रुप, या तो दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीजें चाह सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि दो ग्रुप या दो लोग ऐसी चीजें चाहते हैं जिसमें परस्पर विरोध हो सकता है, आपस में विरोध हो सकता है। जी हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि दो ग्रुप जो चीज डेवलपमेंट के लिए चाहते हैं वो एक दूसरे का विरोध भी कर सकते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझने का प्रयास करते हैं। आपकी बुक में बहुत अच्छे से एग्जाम्पल लिया हुआ है। अधिक बिजली बनाने वाले जो उद्योगपति होंगे, अब मान लो कोई उद्योगपति है जिसका काम है ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, तो अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बांध चाहेंगे। वो तो यही चाहेंगे ना भाई, ज्यादा जब बांध डेवलप हो, जितने ज्यादा बांध डेवलप होंगे उतना ज्यादा डेवलपमेंट। तो अधिक बिजली पाने के लिए जो उद्योगपति होंगे वो ज्यादा बांध चाहेंगे कि भाई नदियों के ऊपर ज्यादा डैम बनाया जाए, लेकिन इससे जमीन जगमग्न हो सकती है। लेकिन जो आपको पता है डैम बनाने से ना बहुत सारी जमीनें पानी के अंदर डूब जाती है, और उन लोगों को जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है और बेघर हो जाएं, जैसे कि आदिवासी। अब ऐसा करने से कई लोगों का जीवन जो होता है अर्थ व्यस्त हो जाता है, वो बेघर हो जाते हैं जैसे कि आदिवासी लोग, और वे इसका विरोध कर सकते हैं। तो देखो, दोनों के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग हुआ ना। एक बिजली कंपनी के जो मालिक है वो क्या चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा डैम बने, जितना ज्यादा डैम बनेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट, उतना ज्यादा रेवेन्यू, उतना ज्यादा फायदा। बट उल्टा क्या हुआ, जिसकी जमीन जा रही है उसका जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, वो अपनी जगह से बेघर हो रहा है, तो वो उसका विरोध करेगा ना।
तो एक के लिए विकास है, एक व्यक्ति के लिए विकास है, लेकिन दूसरे के लिए वो चीज विकास नहीं है। समझ पा रहे हो? तो कई बार ऐसा भी होता है कि दो ग्रुप जो डेवलपमेंट चाह रहे हैं वो एक दूसरे के विरोधी भी हो जाते हैं। अब यहां एक ग्रुप, जो पहला ग्रुप था, वो उसके लिए विकास का मतलब था ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, इसके लिए ज्यादा डैम बनाना, लेकिन दूसरा ग्रुप इस चीज का विरोध करेगा कि नहीं, इससे हमारे जमीन छिन जाएंगी, ऐसा मत करो। तो दो ग्रुप एक दूसरे का विरोधी भी हो सकते हैं। तो डेवलपमेंट में ये नॉर्मल सी चीजें हैं। अब इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको अभी दे सकता हूं। अभी इंडिया के अंदर स्मार्ट सिटी के नाम से आपने सुना होगा, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है कई शहरों में। तो स्मार्ट सिटी के नाम पे बहुत सारे जो रोड है उसको चौड़ा करने के चक्कर में बहुत सारे मकानों को तोड़ दिया गया। तो जिनके मकानों को तोड़ा गया वो तो विरोध करेंगे ना कि हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए। लेकिन सरकार क्या चाहती है कि रोड ज्यादा चौड़े होंगे, आप भी चाहते हो, मैं भी चाहता हूं कि रोड ज्यादा चौड़े होंगे तो आराम से गाड़ी जा पाएगी, कहीं जाम नहीं लगेगा। तो हमारे लिए तो डेवलपमेंट हो गया कि चलो यार सड़कें हमें चौड़ी मिल गई, हमें फायदा हो गया। लेकिन उस व्यक्ति के लिए विकास नहीं हुआ ना जिसकी जमीन चली गई। तो कई बार विकास में एक दूसरे का हम विरोधी भी हो सकते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल आप ले सकते हो। ये बांध वाला एग्जाम्पल भी है, दूसरा मैंने रोड वाला एग्जाम्पल लिया। आप कई प्रकार से एग्जाम्पल ले सकते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि किसानों की जो जमीन होती है वो छीन ली जाती है क्योंकि मेट्रो लाइन बिछी रही होती है या रेलवे लाइन जा रही होती है, आपने देखा होगा, या फिर रोड जानी होती है, नेशनल हाईवे वगैरह बनानी होती है, तो किसानों की जमीन ले ली जाती है। तो वहां भी विरोध होगा। कई बार आपने न्यूज वगैरह भी देखा होगा, भाई आपके लिए तो विकास हो गया क्योंकि ट्रेन बन गया, मेट्रो बन गया, रोड बन गया, आपके लिए डेवलपमेंट है, आपको आसानी होगी। लेकिन दूसरे व्यक्तियों के लिए विकास नहीं है ना जिसकी जमीन चली गई। हालांकि उसको पैसा मिल रहा है लेकिन कोई अपनी जमीन नहीं देना चाहता, तो उसके लिए वो डेवलपमेंट नहीं है, तो वो यहां पर इस चीज का विरोध करेगा। तो इसलिए विकास में कभी कभार हम एक दूसरे का विरोध भी कर सकते हैं। अब ये बातें समझने के बाद हम एक बात तो कह सकते हैं कि इससे दो बातें साफ होती है। क्या? अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं, जो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं कि भिन्न भिन्न लोगों के विकास के लक्ष्य जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। हर एक व्यक्ति के लिए विकास का मतलब अलग अलग होता है। और दूसरा, एक के लिए जो विकास है, जो मेरे लिए विकास है, वह दूसरे के लिए विकास ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो मेरे लिए डेवलपमेंट है वो जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी डेवलपमेंट हो। जैसे मैंने बेहतरीन एग्जांपल देकर आपको समझाने का प्रयास किया था। तो अगर एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विकास नहीं भी हो सकता है, यहां तक कि वो दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। जो मैंने आपको 3 एग्जांपल देकर समझाया, एक तो डैम वाला एग्जांपल जो आपके बुक में भी दिया हुआ है, दूसरा मैंने आपको स्मार्ट सिटी का एग्जांपल दिया, तीसरा मैंने आपको रेलवे लाइन और रोड के बारे में दिया था, और एक मेट्रो के बारे में दिया था। तो ये सारे एग्जांपल आप बेहतरीन एग्जांपल के तौर पे याद रख सकते हो कि जो एक के लिए विकास है वो जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए विकास है। तो यहां पर हमें ये लास्ट पॉइंट समझ के जाना चाहिए। यहां पर आपका टॉपिक नंबर 1 खत्म होता है कि इस तरह दो बातें साफ होती है। क्या? अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। कोई भी हम विकास की एक फिक्स डेफिनेशन नहीं दे सकते क्योंकि हर किसी के लिए विकास का मतलब अलग अलग होता है। एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विकास जरूर नहीं है कि दूसरे के लिए विकास हो। वो विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इवन यहां तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। यानी एक के लिए तो डेवलपमेंट है लेकिन दूसरे के लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम से समझ लीजिए, ये व्यक्ति जो भाई साहब कार में बैठे हुए हैं, इसके लिए तो डेवलपमेंट है ना, इस व्यक्ति के लिए तो डेवलपमेंट है ना, हमारे लिए डेवलपमेंट है, हमने कार ले ली। लेकिन इसके जो पोल्यूशन है, जो इसका पोल्यूशन है वो कहां गया? वो उस व्यक्ति को ज्यादा हार्मफुल करेगा ना जो रोड पे है, जो इस समय रोड पर है या जिस पे अपनी कार नहीं है, वो तो कार में ट्रेवल नहीं कर रहा। तो वो जो धुआं निकल रहा है उसकी गाड़ी से वो उस व्यक्ति के लिए हार्मफुल हुआ ना। तो इस व्यक्ति के लिए यानी हमारे लिए, हमने अगर कार ली तो हमारे लिए डेवलपमेंट है, लेकिन उस कार से निकला हुआ धुआं जो होता है वो दूसरे के लिए बच्चों डेवलपमेंट नहीं है ना। समझिए इस बात को, समझ पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो इस चीज को, क्योंकि ये सभी चैप्टर महसूस करने वाले हैं। जब आप फील करोगे एग्जाम्पल के साथ तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा, क्योंकि वीडियो तो हजारों मिल जाएंगे, जब तक आप चीजों को महसूस नहीं करोगे आप उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। यहां पर आपका टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा टॉपिक नंबर 2, आई और अन्य लक्ष्य। देखिए, विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए आई, इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप सबको पता है कि भाई इनकम होनी चाहिए। डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा फंडा होता है इनकम। जिसकी ज्यादा इनकम, सीधी सी बात है, वो ज्यादा डेवलपमेंट। लेकिन केवल इनकम ही सब कुछ है ऐसा नहीं है। मैंने आपसे क्या बोला?
डेवलपमेंट के लिए आई इनकम एक बहुत बड़ा फंडा है। हम मानते हैं कि भाई इनकम अच्छी होगी तो उसे डेवलप हम बोल सकते हैं, लेकिन केवल इनकम के बेस पर हम डेवलप बोल दें ऐसा नहीं है। तो आई तो मायने करता ही, इसके अलावा अन्य लक्ष्य भी मायने करता है किसी व्यक्ति के लिए। चलिए क्या क्या मायने करता है। लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम मिले, रेगुलर इनकम मिले, रेगुलर वर्क मिले, बेहतर मजदूरी मिले। बेहतर मजदूरी का मतलब मैंने आपको बताया कि टाइम पर सैलरी मिले। अगर पर डे सैलरी मिल रहा है तो भाई शाम होते होते उसे सैलरी मिल जाए, जो वेजेस है वो मिल जाए। अगर मंथली मिल रहा है तो महीने के लास्ट में या बिल्कुल स्टार्टिंग में उसको सैलरी मिल जाए। बेहतर मजदूरी मिले, अपनी उपज यानी जो किसान है वो अपनी उपज के लिए अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें मिले। किसान तो यही चाहता ना कि उसकी उपज के लिए अच्छी कीमत मिले, तभी तो उसके लिए विकास होगा। दूसरे शब्दों में वो ज्यादा आय चाहते हैं, इनकम चाहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप सभी यानी आपके फादर, आपके मदर या हम सभी लोग इतनी मेहनत करते हैं, क्यों मेहनत करते हैं? ज्यादा इनकम के लिए करते हैं ना। एक कहीं ना कहीं जो यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो है, मोनेटाइज का ऑप्शन है, बहुत सारे आप चैप्टर के वीडियो आपको मिल जाएंगे। एक ही चैप्टर के कई कई वीडियो अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि हर कोई व्यक्ति ज्यादा इनकम चाहता है। उन्हें पता है जितना ज्यादा व्यू होगा उतना ज्यादा मोनेटाइजेशन होगा, उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। तो हर किसी के लिए इनकम बहुत ज्यादा मायने करता है। तो हर व्यक्ति आय तो चाहता ही है, लेकिन केवल आय ऐसा जरूरी नहीं है। इनकम ही सब कुछ नहीं होता बेटा। इनकम के अलावा बहुत कुछ होता है जो इंसान को साथ में लेके चलना पड़ता है। वो कौन कौन सी चीजें? अच्छा ये एग्जाम में पिछली बार पूछा भी गया था कि इनकम के लिए और कौन कौन चीजें डिपेंड करती है। तो किसी भी तरह से ज्यादा आय चाहने के अतिरिक्त, यानी ज्यादा आय तो चाहिए, ज्यादा इनकम तो चाहिए, ये तो कंफर्म है कि भाई ज्यादा से ज्यादा सैलरी चाहिए, पैसा चाहिए। लेकिन इसके अलावा लोग क्या चाहते हैं कि लोग बराबरी का व्यवहार हो, उसके साथ कोई भेदभाव ना हो किसी व्यक्ति के साथ। आय के साथ व्यक्ति ये भी चाहता है बेटा कि उसके साथ बराबरी का व्यवहार हो, उसको स्वतंत्रता मिले, उसको इंडिपेंडेंस मिले, उसको कोई बांध के न रखे, उसको काम की स्वतंत्रता मिले, साथ में सुरक्षा मिले और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखता है कि दूसरों से रिस्पेक्ट मिले। तो इनकम तो मायने करता ही करता है किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो XYZ। देखिए बेटा इनकम तो मायने करता ही है। आपको ये बात अच्छे से क्लियर है कि कोई भी व्यक्ति मेहनत इसलिए कर रहा है पैसा कमाने के लिए। लेकिन केवल इनकम ही ऐसा नहीं है बेटा। इनकम के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार भी चाहते हैं कि भाई इक्वालिटी हो, स्वतंत्रता हो, इंडिपेंडेंस हो काम करने की, साथ में सुरक्षा भी हो और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं कि दूसरों से हमें रिस्पेक्ट भी मिले। तो आय के साथ, इनकम के साथ अन्य लक्ष्य भी होने चाहिए। मैं आपको इसका बेहतरीन एग्जाम्पल दे सकता हूं। मेरा दोस्त है जिसकी जो पहली अपॉइंटमेंट हुई थी KBS में, केंद्रीय विद्यालय संगठन, शायद हो सकता है आप में से कई बच्चे जानते होंगे, पढ़ते होंगे KBS में, वो हुई थी बेटा जम्मू एंड कश्मीर। तो वो उसकी परमानेंट जॉब थी, पहली जॉब थी उसकी, और उस व्यक्ति ने यानी मेरे दोस्त ने वो जॉब नहीं किया। हालांकि अच्छा खासा सैलरी है, कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी खासी सैलरी है, बराबरी का व्यवहार भी मिलता वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को पता था स्वतंत्रता वहां इतनी ज्यादा नहीं है। जम्मू कश्मीर में हालात आप देखते हो हमेशा ठीक नहीं है, हालांकि अब सुधार हुआ है लेकिन अभी भी हालात पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है। सुरक्षा की दिक्कत है ना, जब मर्जी आप देखते हो आतंकवादी हमले होते रहते हैं। तो इन कारणों से उस व्यक्ति ने यानी मेरे दोस्त ने जॉब नहीं किया। हालांकि इनकम मिल रहा था अच्छा खासा, लेकिन फिर भी अन्य लक्ष्य भी मायने करता है। ये एग्जांपल मैं आपसे क्यों ले रहा हूं? ये समझाने के लिए कि जीवन में इनकम ही सब कुछ नहीं होता। इनकम मायने करता है, डेवलपमेंट में इनकम मायने करता है, लेकिन इसके अलावा अन्य चीजें भी मायने करती है, जो मैंने आपसे कहा, बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा, दूसरों से आदर सम्मान, ये भी मिलना चाहिए, तभी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। तो पॉइंट नंबर 2 में हमने ये पढ़ा कि इनकम के अलावा और व्यक्ति क्या क्या चाहता है। चलिए यहां पर एक एग्जांपल के तौर पर और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको यानी आप अपने तौर पर अपने लिए एग्जांपल मान लो, आपके लिए बात हो रही है, अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाकों में नौकरी मिलती है, देखो मैंने एग्जांपल लिया अपने दोस्त के लिए, लेकिन यहां पर आपके लिए भी एग्जांपल है, तो आप अपने लिए भी एग्जांपल ले सकते हो। क्या एग्जांपल है कि अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त इनकम तो देखोगे, ठीक है, इनकम तो मायने करता ही है कि भाई इनकम सैलरी मेरी इतनी होगी, लेकिन बहुत से कारकों पर विचार करेंगे। लेकिन इसके अलावा बहुत चीजें सोच के जाओगे वहां पर, जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी,
भाई आपको कहीं मान लो गवर्नमेंट जॉब मिल गई और आपको एक ऐसे गांव में भेज दिया गया जहां पे कोई किसी प्रकार की फैसिलिटी नहीं है, बहुत पिछड़ा हुआ है, तो आप अपनी फैमिली को लेकर नहीं जाओगे। अगर आप जाओगे भी तो फैमिली लेकर नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलेगा। तो इनकम के अलावा बहुत चीजें मायने करता है। तो आप बहुत सारे कारकों पर विचार करेंगे, जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा, सीखने के क्या अवसर मिलेंगे। तो इनकम के अलावा हम इन बातों का भी ध्यान रखते हैं। समझ में आ गया बेटा? तो सिर्फ इनकम मायने नहीं करती, इनके अलावा इन बातों का भी ध्यान रखा जाता है डेवलपमेंट में। इसी प्रकार विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं, यानी डेवलपमेंट के लिए केवल इनकम नहीं देखी जाती। विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं, यानी इनकम के अलावा और भी बहुत सारी चीजों को देखकर चलते हैं। इनकम मायने करती है, लेकिन इनकम के अलावा और भी बहुत सारी चीजें मायने करती है। ये आपने पढ़ा पॉइंट नंबर 2 में। नाउ इसके बेस पर आप इन क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं आप इनका आंसर देख पाते हो या नहीं दे पाते हो। अलग अलग लोगों की विकास की धारणाएं अलग अलग होती है, बिल्कुल सही बात है। यही तो हम पढ़ रहे हैं तब से चैप्टर में कि अलग अलग लोगों की विकास की जो धारणाएं होती है, मतलब होता है, वो अलग अलग होता है। नीचे दी गई व्याख्याओं में कौन सी अधिक महत्वपूर्ण है? अब 2 ऑप्शन दिए, आपको बताना इनमें से कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग अलग अलग होते हैं या क्योंकि लोगों के जीवन की परिस्थितियां अलग होती है। तो आंसर बी आएगा, लोगों के जीवन की परिस्थितियां अलग अलग होती है, इसलिए विकास की धारणाएं अलग अलग होती है। मैं फिर से बोल देता हूं, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि अलग अलग लोगों की विकास की धारणाएं अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि लोगों के जीवन की परिस्थितियां अलग अलग होती है। आपके जीवन की परिस्थितियां अलग है, मेरे जीवन की परिस्थितियां अलग है, किसी और बिजनेसमैन की जीवन की परिस्थितियां अलग होगी। वो बैठ के यूट्यूब पे अपना कोई वीडियो नहीं बना रहा होगा, उसका बहुत बड़ा एम्पायर होगा, बिजनेस होगा, तो उसके जीवन की परिस्थितियां अलग होगी, इसलिए विकास का मतलब सबके लिए अलग अलग होता है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, क्या निम्न 2 कथनों का एक अर्थ है? और कारण सहित आपको उत्तर देना है। लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं, तो आप लिखोगे यस, हाँ, लोगों के विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं क्योंकि लोगों के जीवन की परिस्थितियां अलग अलग होती है। सेकंड, लोगों के विकास के लक्ष्य में परस्पर विरोध होता है। हो सकता है लोगों के विकास में कई बार लक्ष्यों को परस्पर विरोध भी होता है, जो मैंने बिजली वाला एग्जांपल लिया था, याद है? उद्योगपति क्या चाह रहे थे कि डैम बने, जबकि जो आदिवासी लोग थे वो क्या चाह रहे थे कि डैम ना बने। तो लोगों के विकास के लक्ष्य में परस्पर विरोध भी हो सकता है। यहां पर आपको कारण सहित उत्तर देना है ना, तो आप बिजली वाला एग्जांपल ले सकते हो जो मैंने आपको ऊपर समझाया था। कुछ ऐसे उदाहरण दीजिए, यहां पर आपको कुछ अपनी तरफ से एग्जांपल लेने हैं जहां आई के अतिरिक्त, अभी मैंने आपको बताया था आई के अतिरिक्त, है ना, आई के अतिरिक्त बहुत कुछ मायने करता है, जहां आई के अतिरिक्त अन्य कारक हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण पहलू है। तो स्वतंत्रता, सुरक्षा, और वहां पे कौन कौन सी फैसिलिटी है, तो ये सब चीजें भी मायने करती है। आदर, सम्मान, समाज में रिस्पेक्ट, तो आई के अतिरिक्त और भी बहुत सारी चीजें मायने करती है, तो वो सभी आप यहां पर लिख सकते हो जो अभी भी मैंने आपको ऊपर समझाया था। ऊपर दिए गए खंड के कुछ महत्वपूर्ण विचारों को अपनी भाषा में समझाइए। तो ये आपको अपनी तरफ से करना, ये नीड नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो अपनी भाषा में करने के लिए। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है बेटा। एक बार दोबारा लास्ट बार जल्दी से रिपीट कर देता हूं। अलग अलग लोगों के विकास की धारणाएं अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि लोगों के जीवन की परिस्थितियां अलग अलग होती है। क्या निम्न 2 कथनों का एक अर्थ है? तो आप लिखोगे नहीं, दोनों के कथन का अर्थ अलग अलग है। कारण सीधा आपको उत्तर देना है। लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं, बिल्कुल, लोगों के विकास के जो लक्ष्य होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं क्योंकि लोगों के जीवन की परिस्थितियां अलग अलग होती है। लोगों के विकास के लक्ष्यों में परस्पर विरोध होता है, हो सकता है क्योंकि इसमें मैंने आपको बिजली वाला एग्जांपल लिया था, इलेक्ट्रिसिटी वाला, जब एक व्यक्ति के लिए विकास था लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए वो विकास नहीं था। या कार वाला एग्जांपल ले सकते हो कि आपने कार खरीद ली तो आपके लिए विकास है, लेकिन कार से जो निकला धुआं है वो एक ऐसे व्यक्ति को मिल रहा है जिसके पास कार नहीं है, वो कार से ट्रेवल नहीं कर रहा, तो वो उसके लिए विकास नहीं है। तो आप कई तरह से एग्जाम्पल ले सकते हो। रटी रटाई चीजें मत याद करो, चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो ताकि अपनी तरफ से, क्योंकि एजुकेशन का मेन पर्पस यही है कि आप अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंड करो, आप चीजों अपने ब्रेन को डेवलप करो, रटो मत चीजों को। आप अपनी तरफ से भी आंसर इसका दे सकते हो। कुछ ऐसे उदाहरण दीजिए जहां आय के अतिरिक्त अन्य कारक हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण पहलू है। तो स्वतंत्रता एग्जाम्पल दे सकते हो, सुरक्षा और आदर सम्मान, समाज में रिस्पेक्ट हो सकता है। और इसके अलावा काम के जो है कहाँ पे, वहां पे फैसिलिटी है या नहीं है, वहां पे किस प्रकार की सुविधाएं हैं, ये सब चीजें मायने करती है आय के अतिरिक्त। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। अब हम अगले टॉपिक पाएंगे और हमारा अगला टॉपिक है कि राष्ट्रीय विकास। सर राष्ट्रीय विकास क्या होता है? राष्ट्र का विकास यानी किसी देश का विकास कब होगा, कभी किसी देश का विकास कब पॉसिबल है? सर किसी देश का विकास तभी हो सकता है जब सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जाए, सबके विचारों को इक्वालिटी मिले, सभी के विचारों को बराबर का महत्व दिया जाए। आप पढ़ रहे हो राष्ट्रीय विकास, किसी राष्ट्र का विकास, राष्ट्र मतलब पूरे देश का विकास कब पॉसिबल है? किसी देश का विकास तभी हो सकता है जब वहां रह रहे सभी के विचारों को बराबर का महत्व दिया जाए। यदि परस्पर विरोध है, मतलब आपके विचार और मेरे विचार अगर मायने नहीं भी करते, तो निर्णय किया जाए। निर्णय करने के लिए हमने कोर्ट बना रखे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट बना रखे, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये कोर्ट बने हुए क्यों? क्योंकि अगर हमारे विचार अगर विरोधी भी हैं, परस्पर मैच नहीं करते, तो हम निर्णय कर सकते हैं, हम कोर्ट में जाके निर्णय कर सकते हैं। सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह हो, सभी के लिए बराबर न्यायपूर्ण हो, सभी के लिए न्याय के जो रास्ते हो वो बराबर हो। काम करने का कोई बेहतर तरीका हो, यानी काम करने के लिए बेहतर तरीके उपलब्ध हो, तभी राष्ट्रीय विकास हो सकता है। यहां पर आपको समझाने की कोशिश की गई है कि किसी राष्ट्र का विकास कब हो सकता है। सर किसी देश का विकास कब हो सकता है? आप आंख बंद करके सोचिए कि देश का विकास कब हो सकता है। देश का विकास तभी हो सकता है जब सभी के विचारों को बराबर का महत्व मिले, सबके विचारों को इक्वालिटी मिले। सेकंड, यदि परस्पर विरोध भी है, यानी विचारों का अगर विरोध भी है, तो निर्णय करने के तरीके होंगे, हम कैसे निर्णय करें। सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह हो, सभी के लिए न्यायपूर्ण रास्ते हो, सबके लिए बराबर कानून हो, और कार्य करने के लिए बेहतर तरीके उपलब्ध हो, ताकि हम अच्छे से अच्छे कार्य को पूरा कर सके, तभी तो राष्ट्रीय विकास होगा। तो राष्ट्रीय विकास के अंदर आपको इन पॉइंटों को लिखना है। लास्ट बार आपको समझाता हूं कि राष्ट्रीय विकास में हम क्या लिखेंगे। पहला पॉइंट, सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जाए, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देना। सेकेंड, यदि परस्पर विरोध है तो निर्णय किया जाए, निर्णय करने के तरीके हों। थर्ड, सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह उपलब्ध हो। फोर्थ, कार्य करने के लिए बेहतर तरीके उपलब्ध हो। ये 4 पॉइंट आप लिख के आओगे किसके अंदर? राष्ट्रीय विकास के अंदर। राष्ट्रीय विकास में केवल इतना ही पॉइंट लिखना था कि राष्ट्र का विकास तभी पॉसिबल है जब ये 4 चीजें आपके पास अवेलेबल है। नाउ अगले पॉइंट पे आएंगे बेटा, ये एक्टिविटी है, आप कर सकते हो। इसमें कुछ मुझे ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं मिला, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ, ये फोटो देखकर आप बता सकते हो। इसका अंदर देखिए एक बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, और सामने झुग्गी झोपड़ी है। तो इनके लिए तो डेवलपमेंट है ना, लेकिन इनके लिए डेवलपमेंट नहीं है। तो ये एक्टिविटी है, आप पढ़ सकते हो एक्टिविटी के तौर पर, बट इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता जो आपको मैं यहां पर समझाऊं। नाउ अगले पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि हमारा अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट आपका शुरू होता है कि विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। अब हम कैसे स्टडी करेंगे कि कौन सा देश बहुत ज्यादा डेवलप्ड है और कौन सा राज्य बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। तो विभिन्न देशों और विभिन्न राज्यों की तुलना कैसे करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे कि कोई देश हम बोल देते हैं अरे वो तो देश बहुत डेवलप्ड है, अरे कोई राज्य हमारा केरल बहुत डेवलप्ड है, बिहार बहुत पीछे है, उड़ीसा बहुत पीछे है। तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? तो कंपेयर करने के कुछ पहलू होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं हम इस पॉइंट पे पढ़ेंगे। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इस दुनिया के अंदर, इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री कौन सी है। फिर मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बताऊंगा। तो थोड़ा सा आप गूगल पर सर्च मारोगे, मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डेवलप्ड जो कंट्री है वो है नॉर्वे। याद रखोगे बेटा, नॉर्वे इज द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, और ये आज से नहीं पिछले 18 सालों से लगातार नंबर 1 पे, देख लो रैंक नंबर 1 पोजीशन पर है। तो आपके मन में आएगा कि भाई क्यों, ऐसा क्या है नॉर्वे में, ऐसा क्या है नॉर्वे में जिसके कारण ये वर्ल्ड का सबसे मोस्ट डेवलप्ड कंट्री माना जाता है। तो चलिए अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे। अब हमें देशों की तुलना करनी है। तो देशों की तुलना कैसे होगी, कैसे पता लगेगा कि कोई देश ज्यादा डेवलप्ड है और नहीं है? तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता राष्ट्रीय आय, देशों की
तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्ट समझी जाती है। हमें अगर कंपेयर करना है दो देशों के बीच में कि वो कितना ज्यादा डेवलप्ड है, तो हमें उसका राष्ट्रीय आय चेक करना पड़ेगा। देशों की तुलना करने के लिए अगर दो देश के बीच में कंपेयर करना है तो उसकी आय, जो इनकम है ना, उस देश की जो टोटल इनकम है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है, यानी जिन देशों में इनकम ज्यादा होगा, उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। भाई सीधी सी बात है, आपकी आय इनकम ज्यादा है तो आप ज्यादा डेवलप्ड हो, आपकी इनकम कम है तो आप कम डेवलप्ड हो। तो दो देशों के बीच कंपैरिजन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वहां का नेशनल इनकम। मैं फिर से बोल देता हूं, वहां का नेशनल इनकम जानना, राष्ट्रीय आय जानना। तो दो देशों की तुलना करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वहां का आय, यानी कौन सा आय? राष्ट्रीय आय। फिर से बोल रहा हूं, कौन सा है बेटा? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। अब सर नेशनल इनकम क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय समझिए, ये रही इसकी डेफिनेशन। किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है, यानी टोटल लोगों द्वारा कमाया गया जो टोटल इनकम है। किसी देश की आय यानी किसी देश की जो इनकम है, जो नेशनल इनकम है, उस देश के सभी निवासियों की, यानी जितने भी लोग रहते हैं उन सब की टोटल आय है। सिंपल वर्ड में आप ये समझिए कि एक देश में ना 5 लोग रहते हैं। समझिए मेरी बात को, एक देश में कितने लोग रहते हैं? 5 लोग रहते हैं, और सबकी सैलरी, एक की 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, 40,000 है, 50,000 है। सबको ऐड कर दीजिए, उस देश की नेशनल इनकम आ गई। समझ रहे हो मेरी बात को? एक देश में 5 लोग रहते हैं, इनकी सैलरी है 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। सबकी सैलरी को आप ऐड कर दीजिए, उस देश की नेशनल इनकम बोलेंगे। इससे हमें देश का कुल आय ज्ञात होता है कि भाई टोटल इनकम उस देश की क्या है। तो अगर दो देशों के बीच अगर आपको कंपैरिजन करना हो तो आप क्या करोगे? उसका नेशनल इनकम उठाओगे, उसका आय उठाओगे कि उस देश का नेशनल इनकम क्या है। लेकिन नेशनल इनकम एक दिक्कत है। आप कहोगे क्या दिक्कत है? ये तो बड़ा आसान है भाई, जिस देश की इनकम ज्यादा होगी वो ज्यादा डेवलप्ड होगा। बेटा ऐसे में तो जो चाइना है और जो इंडिया है वो आगे निकल जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जनसंख्या भी तो ज्यादा है ना। तो जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतनी ज्यादा लोगों की इनकम होंगे। भाई मान लो कि हमारी इनकम भले ही कम है लेकिन हमारी संख्या तो ज्यादा है ना। तो जितनी ज्यादा संख्या है, अगर सबकी सैलरी को ऐड करते जाएंगे तो हमारी जो नेशनल इनकम है वो तो नॉर्वे से बहुत आगे निकल जाएगी। ऐसे तो हम डेवलप्ड हो जाएंगे, लेकिन हम डेवलपमेंट तो नहीं आते। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद की कहानी। लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय यानी टोटल इनकम इतना उपयुक्त माप नहीं है। टोटल इनकम इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। क्यों एक्यूरेट नहीं है? क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है या औसत व्यक्ति क्या कमाता है। सर नेशनल इनकम में दिक्कत है, मेरी बात समझ लो। नेशनल इनकम में क्या दिक्कत है? नेशनल इनकम का मतलब होता है एक देश में जितने भी लोग रहते हैं उनकी जो इनकम है उनका सम, उनका टोटल। तो बच्चों एक बात कॉमन सेंस लगाइए कि जिस देश की जनसंख्या ज्यादा होगी उसकी नेशनल इनकम ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा लोग हैं। तो अब मान लो कम ही कमाते हैं लेकिन संख्या तो ज्यादा है ना, तो उन सबकी सैलरी को ऐड कर दोगे तो ज्यादा हो जाएगी। तो कैसे पता लगेगा कि नेशनल इनकम के बेस पर हम ये नहीं बता सकते। नेशनल इनकम के बेस पर हम नहीं बता सकते कि कोई देश डेवलप्ड है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब नेशनल इनकम के बेस पर नहीं बता सकते तो किसके बेस पे बता सकते हैं? इसके लिए हमें चाहिए औसत व्यक्ति आय। अब सर औसत व्यक्ति आय क्या है? औसत व्यक्ति आय का मतलब है टोटल देश की कुल आय, पूरे देश की आय अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, यानी टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए। क्या कहा मैंने? टोटल इनकम को, जो टोटल इनकम है कुल पूरे देश की जो इनकम है उसकी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए। इससे यह पता लग जाएगा कि एक देश के अंदर एक व्यक्ति कितना कमाता है। उसकी टोटल इनकम, हिंदी में बोलते हैं कुल राष्ट्रीय आय। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? कुल राष्ट्रीय आय अपॉन में जनसंख्या। तो कुल राष्ट्रीय आय को जब आप जनसंख्या से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा औसत व्यक्ति आय। इसके बेस पर आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हो कि कौन देश डेवलप्ड है या कौन देश डेवलप्ड
नहीं है। चलिए मैं आपको दोबारा एक बात समझाने के प्रयास करता हूं। बच्चों, देशों की तुलना करने के लिए सबसे आसान तरीका उनका आय है, इनकम है, सबसे आसान तरीका। ठीक है, जिन देशों की आय ज्यादा होगी वो ज्यादा डेवलप्ड होंगे, जिन देशों की आय कम होगी वो कम डेवलप्ड होंगे, सीधी सी बात है। अब तक आप भी यही समझ रहे थे जब तक मैंने आपको एग्जांपल लेके नहीं समझाया। सर अब मैंने आपको बताया राष्ट्रीय आय क्या होता है। किसी देश की आय यानी नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम की परिभाषा पढ़ रहे हो, उस देश की सभी निवासियों की आय है, यानी टोटल लोगों द्वारा जो कमाया गया इनकम है उन सबको ऐड कर दीजिए तो वहां का राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम आ जाएगा। इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात हो जाती है, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय पता लग जाता है। लेकिन मैंने आपसे कहा राष्ट्रीय आय तरीका तो है जानने का, लेकिन ये एक्यूरेट तरीका नहीं है। क्यों तरीका नहीं है? क्योंकि अलग अलग देशों की जनसंख्या अलग अलग है। अब आपको जानकर खुशी होगी कि यह भी एग्जाम में आ चुका है कि हम राष्ट्रीय आय को कंसीडर क्यों नहीं कर सकते। डेवलपमेंट जानने के लिए हम राष्ट्रीय आय को कंसीडर क्यों नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बताया कि देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है, इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। चलिए मैं एक और एग्जांपल समझाता हूं। आप मान लीजिए कि एक देश में 5 लोग रहते थे, वही मैंने 5 एग्जांपल दिए। अब 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 इन सबका टोटल कर दीजिए तो वहां का नेशनल इनकम आ गया। उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, जो नेशनल इनकम होगा, जो टोटल इनकम होगा उसको आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, वो प्रति व्यक्ति आय आ गया। तो प्रति व्यक्ति आय से हम ज्यादा एक्यूरेट बता सकते हैं कि एक व्यक्ति क्या कमाता है। औसत व्यक्ति आय का मतलब है एक व्यक्ति क्या कमाता है, तो जितना ज्यादा वो कमाएगा उतना ज्यादा वो डेवलप्ड माना जाएगा। तो इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं, इसलिए हम राष्ट्रीय आय को कंसीडर नहीं करते। देश के स्टेटस जानने के लिए हम राष्ट्रीय आय को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर राष्ट्रीय आय को कंसीडर करेंगे तो चाइना और इंडिया सबसे आगे निकल जाएगा, हमारी नेशनल इनकम सबसे आगे होगी। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है। लेकिन हम डेवलप में तो नहीं आते। क्यों? क्योंकि हमारी औसत व्यक्ति आय कम है। इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं। देश की कुल आय को, जो टोटल इनकम होगा, राष्ट्रीय इनकम होगा, देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर, जिसे हम नेशनल इनकम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम बोल सकते हो आप, याद रख सकते हो, नेशनल इनकम बोल सकते हो, NI, नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम को हम डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से, यानी टीपी से डिवाइड कर देते हैं। टोटल पॉपुलेशन से हम डिवाइड कर देंगे, नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो औसत आय आ जाएगा। तो देश की कुल आय को, यानी कुल आय मतलब राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से, टोटल पॉपुलेशन से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। समझ आ गया बेटा? तो किसी देश का स्टेटस जानने के लिए नेशनल इनकम एक्यूरेट तरीका नहीं है। एक्यूरेट तरीका क्या है? प्रति व्यक्ति आय। याद रखोगे? तो नॉर्वे आगे क्यों है? नॉर्वे आगे क्यों है? क्योंकि यहां का जो पर कैपिटल इनकम है, पर कैपिटा इनकम, इंग्लिश बोलते हैं पर कैपिटा इनकम और हिंदी बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय, वो ज्यादा है, इसलिए नॉर्वे बहुत आगे है। क्या आपको समझ में आ गया बेटा? लेकिन अभी फिर वही वाली बात आती है, तो क्या केवल इनकम ही मायने करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, इनकम के अलावा और भी चीजें मायने करती है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व बैंक के अनुसार, जो विश्व बैंक की रिपोर्ट है उसके अनुसार, वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उसे समृद्ध देश या विकसित देश माना जाता है। कौन से देश विकसित है? वो जो वर्ल्ड बैंक है हमारा, वो ये कहता है कि जहां पर प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम $12,056 से ज्यादा है, जहां पे एक साल में व्यक्ति $12,056 से ज्यादा कमाता है, वो डेवलप्ड है, उसे समृद्ध देश या डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं। और जहां पर $995
यूएस डॉलर 995 प्रति वर्ष से कम कमाते हैं, उन्हें हम निम्न आय वाला देश कहते हैं। अब भारत दोनों में से किसी में भी नहीं आता। भारत ना तो डेवलप्ड वाले में आता है, 12,056 से ज्यादा नहीं है हमारी पर कैपिटल इनकम, और 995 से कम भी नहीं है। हम आते हैं भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है। हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं। डेवलपिंग यानी ना तो हम लोग डेवलप्ड हैं, ना हम लोग अंडर डेवलप्ड हैं। समझ रहे हो दोनों को बात को। डेवलप्ड कंट्री कौन है? जहां पे एक व्यक्ति की इनकम एक वर्ष में 12,056 से ज्यादा है, और वो कंट्री जहां पर एक व्यक्ति की इनकम एक साल में $995 से कम है, उसे बोलते हैं निम्न आय वाला देश। भारत ना तो समृद्ध देशों में आता है और ना निम्न आय वाले देशों में आता है। हम लोग मध्य आय वर्ग वाले देशों में आते हैं, क्योंकि हमारी प्रति व्यक्ति आय 2017 में यूएस डॉलर 1820 प्रति वर्ष थी। तो ना तो हम लोग पहले कैटेगरी में आते हैं, ना हम लोग इस कैटेगरी में आते हैं। हम लोग आते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार, विश्व बैंक के अनुसार कौन सा देश डेवलप्ड है और कौन सा देश डेवलप नहीं है, ये कैसे डिसाइड होता है? तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार जिस देश में एक व्यक्ति की आय एक साल में यूएस डॉलर 12,056 से ज्यादा है, वो डेवलप्ड है। जिस देश में यूएस डॉलर 995 से कम कमाते हैं एक व्यक्ति एक साल में, वो निम्न आय वाला देश है। भारत मध्यवर्गीय वाले देशों में आता है, डेवलपिंग कंट्रीज में आता है। अच्छा, ये डाटा ना हर साल चेंज होता रहता है। एक बात ध्यान रखना बच्चों, ये डाटा हर साल बदलते रहता है। ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये जो नहीं, ये डाटा यही रहेगा, ये चेंज होता रहेगा। ये हर साल चेंज हो जाते हैं। तो अगर आप में से कोई बच्चा, आपके पास लेटेस्ट किताब होगी, तो बस आपको ये डाटा बदलना पड़ेगा हर बार। ये डाटा बदलते रहते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि हर साल इनकम बढ़ती या घटती रहती है लोगों की, तो ये डाटा बदल सकते हैं। तो अगर आपके पास बुक लेटेस्ट वाली है तो ये आप डाटा बदल लेना, ठीक है बेटा। तो आगे बढ़ जाए। वर्ल्ड बैंक का पता लग गया। वर्ल्ड बैंक किसे मानती है डेवलप्ड और किसे मानती है नहीं डेवलप्ड, नॉन डेवलप्ड। क्लियर हो गया? यहां पे दोनों बात समझ में आ गई। आगे बढ़ सकते हैं नाउ। अब हम आगे पढ़ेंगे बेटा। अब औसत आय। अब ने समझ लिया कि भाई औसत आय ज्यादा बेहतर तरीका है। औसत आय ज्यादा बेहतर तरीका है देशों की तुलना करने के लिए, लेकिन यहां भी एक कमी है। औसत आय में भी एक कमी है। क्या कमी है, ये मैं आपको समझाता हूं इस एक्टिविटी से। यहां हम दो देशों की तुलना कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास दो देश हैं, एक क और ख। जो दो देश हैं उसमें 5 लोग रहते हैं। जो पहला देश है उसमें जो एक व्यक्ति है उसकी सैलरी 9,500 है, 10,500 है, 9,800 है। चौथे व्यक्ति की सैलरी 10,000 है और एक व्यक्ति की सैलरी 10,200 है। अब एक काम करिए, इन सबको, ये जो आपको इनकम दिखाई दे रही है ना, इन सबको प्लस कर दीजिए। ये जितने भी 5 लोग हैं इन सभी के इनकम को आप प्लस कर दीजिए और 5 से डिवाइड कर दीजिए। और वही दूसरा देश है, जो दूसरा देश है वहां पे प्रति व्यक्ति आय, आप ध्यान से देखिए, यहीं पे आपको डाटा समझ में आ जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि औसत आय में भी एक कमी है। क्या कमी है? जो पहला देश है वहां पे इनकम देखिए 9,500, 10,500, 9,800, 10,000, 10,200। तो इनके जो औसत आय है इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जबकि जो दूसरा देश है उसमें औसत आय देखिए, एक व्यक्ति कितना कमा रहा है? 500, फिर दूसरा भी 500, तीसरा भी 500, चौथा भी 500, और एक व्यक्ति अकेला कमा रहा है 48,000। आप एक काम कर लीजिए, इन सबको प्लस कर लीजिए और 5 से डिवाइड करके औसत आय निकाल लीजिए। समझ रहे हो मेरी बात को? इन सबको प्लस कर लीजिए और 5 से डिवाइड कर दीजिए, औसत आ जाएगा। और इन सबको भी प्लस कर लीजिए और 5 से डिवाइड कर लीजिए, यहां भी औसत आय सेम आएगा। दोनों का औसत आय सेम आएगा। अब आपसे एग्जाम में क्या पूछेंगे, आपको 2 देश दे देंगे, ऐसे ए और बी 2 देश दे देंगे, और आपसे पूछेंगे बताइए आप किस देश में रहना पसंद करोगे, ए में रहना पसंद करोगे या बी में रहना पसंद करोगे? तो बच्चों जो समझदार व्यक्ति होगा वो ए में रहना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए पर कैपिटा इनकम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कोई बहुत ज्यादा अमीर नहीं है और कोई बहुत ज्यादा गरीब नहीं है। जबकि बी में क्या है, जो व्यक्ति गरीब है वो बहुत ज्यादा गरीब है और जो व्यक्ति अमीर है वो बहुत ज्यादा अमीर है। तो गरीबी और अमीरी में बहुत ज्यादा फर्क है। हालांकि दोनों देश की जो औसत आय है वो सेम है। समझो दोनों को, मैंने इसलिए कहा था ना चैप्टर को महसूस करो। दोनों देशों की औसत आय सेम आएगी। आप इन सबको प्लस करके 5 से डिवाइड कर लीजिए और इन सबको प्लस करके 5 से डिवाइड कर लीजिए, आपका दोनों का औसत आय सेम आएगा। लेकिन औसत आय हमें यह नहीं बताता कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो किसी एक व्यक्ति की बहुत ज्यादा हो सकती है और किसी दूसरे व्यक्ति की बहुत कम है।
तो ऐसे डाटा एग्जाम में आजकल आते हैं, ऐसे डाटा दे देते हैं और फिर पूछते हैं कि आप कौन से देश में रहना पसंद करोगे, तो आप ए में रहना पसंद करोगे क्योंकि यहां पे औसत व्यक्ति की आय लगभग एक जैसी है। यहां कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर नहीं है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब नहीं है, जबकि यहां पर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर है और कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब है। तो इनमें से ज्यादातर लोग जो है वो ए में, क में रहना पसंद करेंगे। क्यों भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि यद्यपि दोनों देशों की औसत आय एक समान है, मैंने यही आपसे कहा था कि दोनों का औसत आय जो एवरेज इनकम है वो सेम है। जब देश का जो है कि लोग ना तो बहुत ज्यादा अमीर है और ना ज्यादा बहुत ज्यादा गरीब, जो पहला देश है इसमें ना तो कोई बहुत ज्यादा अमीर है ना बहुत ज्यादा कोई गरीब है, जबकि दूसरे देश में ज्यादातर नागरिक गरीब है और कोई एक व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर है। इसलिए यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, लेकिन इससे यह पता नहीं चलता कि यह आय लोगों में किस प्रकार वितरित है। यानी हम ये तो मान रहे हैं कि जो पर कैपिटल इनकम होती है, जो औसत आय होती है, वो अच्छा होता है। औसत आय से हम बता सकते हैं कि कौन सा देश ज्यादा बेहतर है और कौन सा देश ज्यादा बेहतर नहीं है। लेकिन औसत आय भी बेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि औसत आय में कमी है। क्या कमी है? इस यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, हम मान रहे हैं कि औसत आय से हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन इससे यह पता नहीं चलता कि यह आय लोगों में किस प्रकार वितरित है। कोई बहुत ज्यादा अमीर है और कोई बहुत ज्यादा गरीब है, ये नहीं पता चलता औसत आय से। औसत आय से क्या नहीं पता चलता कि इनकम किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर है और कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब है, ये नहीं पता चलता। तो कई बार एग्जाम में आ चुका है, मैं देख चुका हूं कि औसत आय में क्या कमी है, क्यों हम औसत आय को बेस्ट नहीं मान सकते, या औसत आय से हम केवल औसत आय से नहीं बता सकते कि कोई देश डेवलप्ड है। तो जो मैंने आपको एग्जाम्पल लिया था ना, जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझाया था कि नॉर्वे सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, तो यस, पर कैपिटा इनकम इनकी ली गई है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अभी आपके बुक में भी आएगा, चैप्टर में आएगा, उसमें पर कैपिटा इनकम लिया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ली जाती है, यही आपको आगे पढ़ना है। क्यों? क्योंकि केवल हम एवरेज इनकम, पर कैपिटल इनकम के बेस पर नहीं बता सकते कि कोई देश डेवलप्ड है या कोई देश डेवलप नहीं है। समझिए मेरी बात को, समझ पा रहे हो? कोई देश पर कैपिटा इनकम के बेस पर हम नहीं बता सकते कि कोई देश डेवलप्ड है या नहीं है, तो हमें फिर और डाटा चाहिए। अब आप इस तरीके से समझिए, ये बेस्ट एग्जांपल के तौर पर आप समझ सकते हैं। गरीब विहीन तथा अमीर विहीन व्यक्तियों का देश। जरा ध्यान से देखिए मेरी बात को। ये देखिए, 1 2 3 4 कुर्सी है और 5 लोग बैठे हुए हैं। इनमें कुर्सियों को बनाया, हमने कुर्सियों को बनाया तथा उनका उपयोग करते हैं एक जैसे, सबको बराबर। देखिए, इक्वलिटी मिला हुआ है, कोई किसी को ऐसा नहीं है कोई किसी को पूरा एक कुर्सी मिला हुआ है और बाकी के लिए कुर्सियों नहीं है, सबके लिए लगभग बराबर जगह है, सब एक जैसे खुश है, एक जैसी इनकम है। यहां देखिए भाई साहब 4 कुर्सियों पर अकेले बैठे हैं और 2 कुर्सी पर ये देखिए 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये बहुत ज्यादा अमीर और ये सब बहुत ज्यादा गरीब। तो समझ रहे दोनों देशों के कंपोजिशन में, तो केवल पर कैपिटा इनकम के बेस पर हम नहीं बता सकते कि कौन सा देश डेवलप्ड है और कौन सा देश डेवलप्ड नहीं है। तो आय तो हमें पता लग गया, इनकम तो हमें पता लग गया कि इनकम के बेस पर हम काफी हद तक बहुत सारी चीजें जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन आय के अलावा अन्य मापदंड भी हमें लेने पड़ते हैं। तो कौन से मापदंड है, तो यही हम इस कैटेगरी में पढ़ेंगे कि आय के अलावा हमें कौन से मापदंड लेने चाहिए। तो चलिए हम 3 राज्यों के बीच में कंपैरिजन कर लेते हैं, हरियाणा, केरल और बिहार। इन तीनों राज्यों के बीच हम कंपैरिजन कर लेते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। इन 3 राज्यों के कंपैरिजन के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमें आय के अलावा अन्य चीजों की जरूरत क्यों पड़ती है। हरियाणा, यहां पे प्रति व्यक्ति आय 1,62,034 रुपए है। केरल, यहां पे प्रति व्यक्ति आय 1,40,190 रुपए है। बिहार, यहां पे प्रति व्यक्ति आय 31,454 रुपए। तो ये डाटा देखने पे क्लियरली पता लग रहा है, ये डाटा देखने के बाद कोई भी बता सकता है कि हाँ, हरियाणा के पास प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है और बिहार के पास प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो इस डाटा के बेस पर आप भी क्या बताओगे कि हरियाणा सबसे ज्यादा डेवलप्ड है और केरल उसके मुकाबले कम डेवलप्ड है, यही बताओगे ना। पर कैपिटा इनकम के बेस पर तो यही बताओगे कि हरियाणा ज्यादा डेवलप्ड है और केरल उससे कम डेवलप्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों।
केरल सबसे ज्यादा डेवलप्ड राज्य है, क्योंकि केवल इनकम ही मायने नहीं करती, और भी चीजें मायने करती है। यही हम इस सेक्शन में पढ़ने वाले हैं, जो आपको मजा आने वाला है। बिल्कुल एक एक चीज को समझना है, रटिए मत, समझते जाइए। अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में हरियाणा सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम के अलावा और भी चीजें देखी जाती है, जैसे शिशु मृत्यु दर। समझ लो बात को, पर कैपिटा इनकम के अलावा और भी चीजें देखी जाती है, जैसे शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर क्या है, अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद इसकी परिभाषा बताऊंगा। हरियाणा में शिशु मृत्यु दर देखिए 33 है। हरियाणा के अंदर शिशु मृत्यु दर जो है वो 33 है। केरल में शिशु मृत्यु दर बहुत कम है, देखिए 10 है। बिहार में शिशु मृत्यु दर 38 है। हरियाणा में साक्षरता दर 82 है, जबकि केरल में साक्षरता दर उससे भी ज्यादा है 94, और बिहार में 62 है। वहीं हरियाणा में जो निवल उपस्थिति अनुपात है वो 61 है। वहीं पर केरल में जो निवल उपस्थिति अनुपात है वो 83 है। देखिए हरियाणा से बहुत ज्यादा है, और बिहार में 43 है। तो आप ध्यान से देखिए, हरियाणा और केरल के बीच मेन कंपैरिजन देखिए। भले ही केरल में पर कैपिटा इनकम कम थी, अभी मैंने आपको टेबल में दिखाया था, भले ही केरल में पर कैपिटा इनकम कम है हरियाणा से, केरल की पर कैपिटा इनकम हरियाणा से कम है, लेकिन ये बाकी चीजों में आगे है। किस किस चीजों में? शिशु मृत्यु दर देखिए यहां पे कम है, साक्षरता दर देखिए यहां पर ज्यादा है, निवल उपस्थिति अनुपात भी हरियाणा से ज्यादा है। तो इनकम के अलावा बाकी चीजों में केरल देखिए आगे है, इनकम के अलावा बाकी हर चीज में वो हरियाणा से आगे है। इसलिए हम केरल को हरियाणा से ज्यादा डेवलप्ड स्टेट बोलते हैं। इस टेबल से भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि केवल इनकम ही मायने नहीं करती बेटा, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, निवल उपस्थिति अनुपात, ये सब चीजें भी मायने करती है। इन चीजों के बेस पर डिसाइड होता है कि कौन सा स्टेट आगे है, कौन सा देश आगे है, और कौन सा देश या राज्य पीछे है। अच्छा, कुछ वर्डों की डेफिनेशन में पढ़ के जाना चाहिए, जैसे कि शिशु मृत्यु दर क्या होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि शिशु मृत्यु दर क्या होता है, तो इसका मतलब होता है किसी वर्ष में, एक साल में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में, मान लीजिए 1000 बच्चे पैदा हुए, उसमें 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है कि 1000 बच्चे पैदा हुए, उस 1000 बच्चों में कितने बच्चे ऐसे थे जो 1 वर्ष की आयु से पहले ही मर गए। ऐसे बच्चों की संख्या जो 1 साल से पहले 1000 बच्चे पैदा हुए, उनमें से ऐसे कितने बच्चे थे जो 1 वर्ष की आयु से पहले मर गए, यानी 1 साल पूरा नहीं कर पाए, उससे पहले किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई, उसे बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर जितना कम होगा वो उतना अच्छा होगा ना, क्योंकि वहां की मेडिकल फैसिलिटी उतनी अच्छी डेवलप्ड होगी। तभी तो शिशु मृत्यु दर केरल की कम है ना, क्योंकि यहाँ पे शिशु मृत्यु दर कम है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि वहां मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है। साक्षरता दर का क्या मतलब होता है? तो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को साक्षर जनसंख्या का अनुपात, कि 7 वर्ष या उससे अधिक आयु है आपकी, तो आप साक्षर जनसंख्या के अंदर आते हो। निवल उपस्थिति अनुपात, अभी हम बात की ना, निवल उपस्थिति अनुपात क्या होता है? तो 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत, यानी 14 से 15 साल के बीच का एज हो, यानी 9th 10th आप इसी एज में होंगे, आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चे का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत। एक तो होता है कि भाई 14 से 15 साल में टोटल बच्चे एक राज्य में कितने हैं, और उन 14 से 15 साल के बच्चों में कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, तो उनके बीच जो कंपैरिजन होता है उसको बोलते हैं निवल उपस्थिति अनुपात। एक बात समझिए ना, जो 14 या 15 साल के सारे बच्चे तो स्कूल नहीं जा रहे ना, आप अपने आसपास देखिए कि 14 या 15 साल के जितने भी बच्चे, क्या सभी स्कूल जा रहे हैं? सब तो स्कूल नहीं जा रहे ना, कुछ तो स्कूल नहीं जा रहे होंगे ना। तो एक तो कुल यानी टोटल, और उसमें से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनका जो परसेंटेज है उसे बोलते हैं निवल उपस्थिति अनुपात। तो शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है 1 साल से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या। साक्षरता दर का मतलब होता है 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग, और निवल उपस्थिति अनुपात का मतलब होता है 14 से 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या।
ठीक है बेटा, तो ये 3 डेफिनेशन आप याद कर लेना। बाकी इस टेबल से ये समझाने की कोशिश की गई है कि भले ही इनकम के बेस पर हरियाणा आगे है, भले ही इनकम के कंपैरिजन पर, प्रति व्यक्ति आय पर हरियाणा आगे है और केरल पीछे है, लेकिन बाकी मामलों में, बाकी चीजों में देखिए तो केरल आगे है। इसलिए यहाँ का जो HDI होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है केरल का, वो हरियाणा से ज्यादा है और हम इसे ज्यादा डेवलप्ड स्टेट बोलते हैं हरियाणा के कंपैरिजन। समझ में आ गया बेटा? तो केवल इनकम मायने नहीं करती, और भी चीजें मायने करती है। यहाँ पर इस पॉइंट से आपको ये समझाने की कोशिश किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं, सार्वजनिक सुविधाएं। सर ये सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती है और इस टॉपिक में क्या पढ़ना है? इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि जो गवर्नमेंट होती है वो कुछ चीजों को सार्वजनिक सुविधाओं को अंदर रखती है, यानी ऐसी सुविधाएं जो सबके लिए हो, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गए, शौचालय हो गए, तो ये सार्वजनिक सुविधाओं के अंदर आता है जो सबके लिए हो। तो इसके अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर देता हूं। ऐसा क्यों है कि हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है? अभी आपने देखा कि हरियाणा के अंदर जो औसत व्यक्ति आय थी वो ज्यादा थी केरल के कंपैरिजन, फिर भी इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को केरल से पीछे है। जो आपने कुछ क्षेत्र पढ़े वो केरल से पीछे क्यों है? इसका कारण यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा रुपया वे सभी वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यक हो सकती है। यह जरूरी नहीं है कि जेब में जितना भी रखा पैसा है, जितना भी रखा हुआ जेब में आपका, जितने भी इनकम है आपकी, वो उन सेवाओं को खरीद सके जो आपके बेहतर जीवन के लिए जो होता है। मैं इसका एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा, आप करोड़पति आदमी हो, बहुत पैसा, पैसा ही पैसा, बहुत पैसा है, और आप बीमार पड़ गए और आपके आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, तो जेब में रखा पैसा, जो जेब में रखा रुपया है आपके पास, वे वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके ये जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके आसपास हॉस्पिटल ही नहीं है। आपके आसपास उस टाइप का हॉस्पिटल ही नहीं है जहां आप अपना इलाज कर सको, जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यक है। तो उस समय तो आपका पैसा काम नहीं आएगा ना। इसलिए सरकार कुछ सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराती है ताकि गरीब व्यक्ति भी उस सेवा का लाभ ले सके। तो यही हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। तो कौन कौन से सार्वजनिक सेवाओं के अंदर चीज आती है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। वास्तव में जीवन में बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें, हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका क्या है कि उन वस्तुओं के लिए सबके लिए खोल दिया जाए, वही वस्तुएं सबके लिए अवेलेबल हो। उसके लिए हमें सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना पड़ता है। और किसी स्थान इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना, सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना, यह सार्वजनिक सुविधाओं के अंदर आता है। सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना, पूरे समाज को सुरक्षा प्रदान करना, यह सार्वजनिक सुविधाओं के अंदर आता है। सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, जैसे हॉस्पिटल वगैरह। यह भी किसमें आएगा? यह भी सार्वजनिक सुविधाओं के अंदर आएगा। यह भी सार्वजनिक सुविधाओं के अंदर आएगा, क्योंकि हर कोई व्यक्ति इतना पैसे वाला नहीं होगा कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। तो सरकार को स्कूल खोलना चाहिए जो बेहतर शिक्षा दे सके। तो सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए, जो कि सार्वजनिक सुविधाओं के अंदर आएगा। इसमें आप हॉस्पिटल वगैरह भी ऐड कर सकते हो। अच्छा, एक चीज अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं कि केरल में शिशु, आपने देखा ना केरल में शिशु मृत्यु दर बहुत कम है, तो केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? तो आंसर दोगे क्योंकि यहां स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यानी केरल के अंदर अच्छी स्वास्थ्य सेवा और अच्छी शिक्षा प्रणाली है। केरल के अंदर अच्छी स्वास्थ्य सेवा और अच्छी शिक्षा प्रणाली है, इसलिए वो शिशु मृत्यु दर में बहुत आगे है। कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो अभी आपने सार्वजनिक वितरण प्रणाली केरल वगैरह पढ़ा था, ठीक प्रकार कार्य करती है। केरल जैसे राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली बिल्कुल ठीक प्रकार से काम करती है, इसलिए शिशु मृत्यु दर वहां पे बहुत कम है।
ऐसे राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना होती है। जहां पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली अच्छी होगी, जहां पे सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस वगैरह अच्छी होगी, वहां के लोगों का स्वास्थ्य और पोषण स्तर बेहतर होगा। तो इसलिए केरल जैसे राज्यों में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? क्योंकि वहां स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा प्रणाली बहुत अच्छी है, वहां की पीडीएस प्रणाली भी बहुत अच्छी है, और ऐसे राज्यों में लोगों का स्वास्थ्य और पोषण स्तर दूसरे राज्यों से बेहतर होता है। तो ये आप छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसका आंसर आप दे सकते हो। नाउ अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट आपका आएगा बेटा, ये क्रियाकलाप है मानव विकास रिपोर्ट। यहां पर मैं आपको बता रहा था एचडीआई के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आपने थोड़ी देर पहले ये वर्ड सुना था, एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो मानव विकास रिपोर्ट में हमें क्या याद करके जाना चाहिए? तो ये वाले पॉइंट है, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना लोगों को शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। जी हां, मानव विकास रिपोर्ट किस आधार पर तैयार होता है? एचडीआई रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस आधार पे बनता है? तो बच्चों एचडीआई रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 3 स्तरों पर बनता है, 3 चीजों को देखकर बनता है। एक तो शैक्षिक स्तर, वहां का एजुकेशन कितना परसेंटेज है, स्वास्थ्य स्थिति वहां की, वहां का डॉक्टर कितने हैं, हॉस्पिटल कितने हैं, और प्रति व्यक्ति आय जो आपने पर कैपिटा इनकम पढ़ा था। इन 3 के आधार पर मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया जाता है। अभी हमने बात की थी नॉर्वे की, कि नॉर्वे नंबर 1 डेवलप्ड कंट्री है इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर लगातार 18 साल से। क्यों? क्योंकि वहां पर शैक्षिक स्तर लगभग 100% है, वहां की स्वास्थ्य स्थिति बहुत अच्छी है। वहां पता है एट एन एवरेज जो लोग जी रहे हैं वो 80 से 90 साल और उससे ज्यादा भी, एट एन एवरेज 90 साल तक वहां पर जीते हैं। वहां पे प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है। तो इन 3 आधार पर मानव विकास रिपोर्ट तैयार होती है। तो मेन चीज तो मुझे आपको ये समझाना था कि मानव विकास रिपोर्ट किस आधार पर तैयार होती है। तो मानव विकास आधार रिपोर्ट 3 स्तरों पर 3 चीजों को देखकर तैयार होती है, एक शैक्षिक स्तर, एक वहां की स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय। इन 3 आधार पर मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया जाता है। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। नाउ अब इस टेबल को ध्यान से देखिए, ये हमारे कुछ पड़ोसी राज्य देश है जिसका कंपैरिजन किया गया हमसे। वर्ष 2017 के लिए भारत और उनके पड़ोसी देशों के कुछ आंकड़े। ये आप डाटा नहीं याद करना क्योंकि ये डाटा बार बार बदलते रहेंगे। ये डाटा जो है वो चेंज होते रहते हैं, ईयर बाय ईयर चेंज होते रहते हैं, तो डाटा याद करने की जरूरत नहीं है। बस इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका जो भारत से आगे है। देखिए श्रीलंका की जो राष्ट्रीय आय है, प्रति व्यक्ति आय है, वो देखिए लगभग हमसे डबल है, लगभग डबल है, पूरा एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन लगभग डबल है। तो प्रति व्यक्ति आय देखिए अच्छी है हमसे। जन्म के समय संभावित आयु श्रीलंका में एट एन एवरेज 75 साल लोग जी रहे, जबकि भारत में 68.8। जो वहां पे विद्यालय औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक, वो 10.9 है, यहां पर 6.4 है। श्रीलंका एचडीआई में 76 नंबर पे आता है, भारत 130वें नंबर पे आता है। तो आप समझ सकते हैं। हालांकि डाटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि डाटा में बोल रहा हूं आपको बार बार कि चेंज होते रहते हैं। सिर्फ आपको याद रखना है कि भारत का एक पड़ोसी देश श्रीलंका जो भारत से हर मामले में लगभग आगे है इस समय। ठीक है। नाउ एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एचडीआई का अर्थ है मानव विकास सूचकांक। एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी एग्जाम में आ चुका है, इसकी फुल फॉर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हिंदी बोलते हैं मानव विकास सूचकांक। ऊपर दी गई तालिका में एचडीआई सूचकांक का क्रमांक कुल 189 देशों में से है, यानी 189 कंट्री के कंपैरिजन में भारत 130वें नंबर पर आता है, जो 2016 का डाटा था उसके अकॉर्डिंग। आप लेटेस्ट डाटा गूगल पे सर्च कर सकते हो कि एचडीआई में भारत कौन से नंबर पे आता है। एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत इस समय कौन से नंबर पे आता है, आप जाके गूगल पे ये बात सर्च कर सकते हो, क्योंकि ईयर बाय ईयर चेंज होते रहते हैं। तो आप जिस भी ईयर में एग्जाम दोगे ये आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाए। नाउ अगले पॉइंट पे आते हैं। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारे पड़ोसी एक छोटा सा देश श्रीलंका हर विषय में भारत से आगे है? ऐसा क्यों है ना? क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों है।
क्यों श्रीलंका जो है वो हर मामले में भारत से आगे है? तो इसके आप रीजन दे सकते हो। पहला, कि वहां की स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी है। श्रीलंका की स्वास्थ्य सेवाएं भारत से अच्छी है। दूसरा, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय भारत से अच्छी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी संभावित एट एन एवरेज लोग जीते हैं वो भारत से ज्यादा है। तो इन सभी कारणों से जो श्रीलंका है भले ही छोटा देश है लेकिन भारत से आगे है। ठीक है बेटा, तो ये सब आप कारण दे सकते हो। नाउ, विकास की धारणता, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जब हम विकास की बात कर रहे हैं तो जो लेटेस्ट जो आज के समय विकास हम समझ रहे हैं, क्या वाकई में हम विकास कर रहे हैं या हम गलत डायरेक्शन में मुड़ चुके हैं, हम विकास के नाम पे कुछ और कर रहे हैं। विकास की धारणता का मतलब है कि वाकई में क्या हम डेवलप हो रहे हैं या विकास के नाम पे हम बहुत सारे पोल्यूशन कर रहे हैं या इस वर्ल्ड को, इस पृथ्वी को खराब कर रहे हैं। तो हम इस पॉइंट में यही पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट, हम निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि विकास का स्तर या तो ऊंचा हो या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे। हर व्यक्ति क्या चाहता है, आप और मैं क्या चाहते हैं कि या तो हम आज के स्तर से भविष्य में ऊंचा हो या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे जिस स्तर पर अभी हम हैं। दूसरा, लेकिन 20वीं सदी के जो उत्तरार्ध है, बहुत सारे वैज्ञानिक ने चेतावनी देते हुए, बहुत सारे वैज्ञानिक बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि विकास का जो वर्तमान प्रकार है और जो तरीका है, स्तर है, वो धारणीय नहीं है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। आप इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। भारत में भूमिगत जल, भारत डे बाय डे विकास तो कर रहा है लेकिन भारत का जो भूमिगत जल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। 300 जिलों में सूचना मिली है कि वहां पिछले 20 सालों में पानी के स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट आ गई है। तो हम विकास तो कर रहे हैं लेकिन ये विकास सही मायने में, एक्चुअल में ये सही विकास नहीं है। ये विकास धारणता नहीं कर पा रहा है क्योंकि भारत डेवलप तो हो रहा है लेकिन उसका भूमिगत जल स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। एक और एग्जांपल आप इसको व्याख्या कर सकते हो, एक और एग्जांपल आप अपनी तरफ से दे सकते हो जो आपके बुक में लिया गया है। कौन सा एग्जांपल? ये आप ले सकते हो, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। कच्चे जो तेल हैं, जो कोयला पेट्रोल वगैरह है, कच्चे तेल का प्रयोग वर्तमान दर पर चालू रहे तो ये भंडार केवल 50 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। यानी कच्चे तेल के जितने भी भंडार हैं वो 50 सालों में खत्म हो जाएगा। तो विकास का जो ये तरीका है वो सही नहीं है, हम सही डायरेक्शन में डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। ये 2 एग्जांपल्स आप एक्सप्लेन कर सकते हो। कौन कौन सा एग्जांपल? पहला एग्जांपल मैंने आपको बताया भारत में भूमिगत जल कि वो 4 मीटर से कम हो चुका है, भूमिगत जल 4 मीटर से नीचे जा चुका है। दूसरा एग्जांपल आप दे सकते हो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कि ये 50 सालों तक बचे हुए हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएंगे। नाउ, पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते। जब पर्यावरण में गिरावट आता है तो वो किसी राष्ट्र के लिए, किसी एक देश के लिए थोड़ी आता है, वो किसी एक राज्य के लिए थोड़ी आता है, वो तो पूरे वर्ल्ड के लिए आता है। आप कोविड-19 जो कोरोना वायरस है, इससे आप इससे बेहतर एग्जांपल क्या लोगे? जो पर्यावरण में गिरावट है, यानी पर्यावरण में कोई भी ऐसा बदलाव होता है तो वो राष्ट्रीय सीमा या राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करती। यह एक क्षेत्र या देशगत विषय नहीं रह गया है, ये पूरे वर्ल्ड का विषय है। हम सबका भविष्य परस्पर आपस में क्या है? जुड़ा हुआ है। हम सबका जो फ्यूचर है वो आपस में जुड़ा हुआ है। तो अगर एक देश पर इंपैक्ट पड़ेगा तो वो दूसरे देश पर इंपैक्ट पड़ेगा। विकास की धारणता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। यानी बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे अर्थशास्त्री जो फिलोसफर हैं और सामाजिक वैज्ञानिक हैं, ये एक साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं ताकि हमारे विकास की जो धारणता हो वो सही डायरेक्शन में जाए, हम सही प्रकार से डेवलपमेंट कर पाए। ये था बेटा आपका कंप्लीट चैप्टर और इस चैप्टर के बेस पे आप देखिए हर प्रकार के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। मैं कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी आप पूरा चैप्टर, अगर आपने पूरा वीडियो को लास्ट तक देखा है तो मैं गारंटी देता हूं आप एक एक क्वेश्चन का आंसर आराम से कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? यानी हम किसी देश की जो विकास है वो किस किस आधार पर डिसाइड करते हैं? तो प्रति व्यक्ति है, मैंने आपको बताया था, बिल्कुल प्रति व्यक्ति आय से डिसाइड होता है।
औसत साक्षरता पर भी मतलब एजुकेशन पे भी डिसाइड होता है, और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। तो तीनों बताए थे, याद कीजिए। किसी देश का विकास जानने के लिए हमें तीनों चीजें जाननी पड़ती है, वहां का प्रति व्यक्ति आय, वहां का साक्षरता दर और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। तो इसलिए आंसर आएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था श्रीलंका। श्रीलंका की स्थिति भारत से बेहतर है। मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार है, एक देश में 4 परिवार है। इन परिवारों का प्रति व्यक्ति आय 5,000 है, यानी प्रति व्यक्ति आय 5,000 का मतलब है टोटल 20,000। एक देश में 4 परिवार हैं और परिवारों के जो प्रति व्यक्ति आय है वो 5,000 है, यानी 5,000 5,000 5,000 5,000 तो 20,000 हो गए। अब 3 परिवारों की आय 4,000 7,000 और 3,000 है, तो चौथे परिवार की आय पूछा जा रहा है। तो एक बात बताइए, कितने परिवार है? 4 परिवार है। प्रति व्यक्ति आय क्या है? 5,000, तो 5,000 5,000 5,000 5,000 टोटल हो गए 20,000। अब 3 परिवार में 4 और 7 11, 11 और 3 14, तो 14,000 तो ये हो गए, तो बचा कितना? 6,000। तो चौथे परिवार की जो इनकम होगी वो 6,000 होगी। समझ आ गया बेटा? भाई 4 परिवार है ना, 5 चौक 20 होता है, टोटल 20,000, टोटल इनकम 20,000 हो गए। एक परिवार 4,000 कमा रहा है, एक परिवार 7,000, एक परिवार 3,000, टोटल हो गए आपके 14,000। तो बचा कितना? 6,000। तो चौथा परिवार जो है वो 6,000 कमा रहा है। विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का उपयोग करते हैं? तो याद कीजिए, मैंने आपको बताया था विश्व बैंक डॉलर, यूएस डॉलर 12,056 था शायद। 12,056 से अगर ज्यादा इनकम है प्रति व्यक्ति एक साल में तो वो डेवलप्ड है, और 900 शायद 55 बताया था मैंने आपको, जो अगर उससे कम है तो आप डेवलप नहीं हो। भारत इनके बीच में आता है। याद है विश्व बैंक की पूरी आपको स्टोरी बताई थी ऊपर, आप जाके देख सकते हो। विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं से विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? तो विश्व बैंक तो केवल इनकम देखती है। विश्व बैंक, आप इसमें लिखोगे विश्व बैंक केवल इनकम को लेकर चलती है, आय को लेकर चलती है, राष्ट्रीय आय को लेकर चलती है, प्रति व्यक्ति आय को लेकर चलती है। लेकिन यूएनडीपी राष्ट्रीय आय को भी लेकर चलती है, इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को भी लेकर चलती है, और लास्ट में आप लिखोगे शैक्षिक स्तर यानी साक्षरता दर को भी ले सकती है। दोबारा आपको बता रहा हूं, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं से विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? विश्व बैंक केवल नेशनल इनकम और प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम देखती है, जबकि यूएनडीपी पर कैपिटा इनकम के साथ साथ आपका शैक्षिक स्तर जो परसेंटेज है एजुकेशन का, और इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाएं भी कंसीडर करती है। हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि औसत से हमें एग्जैक्ट पता लगता है कि एक व्यक्ति की इनकम कितनी है। इसके प्रयोग करने की कोई सीमा है? हाँ बिल्कुल है। विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर समझाइए। इससे जुड़ा हुआ मैंने आपको सीमा समझाया था कि इससे ये नहीं पता लगता कि एक व्यक्ति एवरेज, औसत से हमें ये तो पता लग जाता है कि भाई पूरे देश का औसत इनकम कितना है, लेकिन इससे हमें ये नहीं पता लगता कि कौन बहुत ज्यादा रुपए कमा रहा है और कौन बहुत कम रुपए कमा रहा है, यानी गरीब और अमीर के बीच का फर्क नहीं पता लगता। ठीक है बेटा। नाउ, प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास क्रमांक हरियाणा से ऊंचा है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मानदंड बिल्कुल नहीं है और राज्यों की तुलना के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या आप सहमत है? आप लिखोगे कि प्रति व्यक्ति आय से हम ये तो पता लगा सकते हैं कि वो उस राज्य की एवरेज इनकम कितनी है, तो इसका मापदंड काफी हद तक ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। यानी हम कहने का मतलब यह है कि हम ये तो कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय मापने का एक अच्छा तरीका है, लेकिन बेस्ट तरीका नहीं है। दोबारा बता दूं, प्रति व्यक्ति आय मानव विकास क्रमांक नापने के लिए अच्छा तरीका है, लेकिन ये बेस्ट नहीं है, सबसे अच्छा नहीं है। ठीक है, ये आपको लिखना है। उसके अलावा इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं एक बार। इन क्वेश्चनों में क्या लिखा गया है? आपसे पूछा गया है कि भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप अपने बेस पे दोगे, ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत है हमारे पास, तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा है ना, और हाइड्रो पावर प्लांट का भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभावना हो सकती है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये मोस्टली होगी। धारणता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये लास्ट में जो आपको बताया था ना, धारणता का विषय, वो आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। और ये जो बाकी क्वेश्चन है, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको अपने बेस पर आंसर देना है। तो आप देख सकते हो, अगर आप पूरे चैप्टर को कर लिया जाए
तो आप हर प्रकार के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। और मैं यही कहूंगा कि आंसर को रटे रटाए आंसर ना दें, किसी गाइड कुंजी से आंसर ना दें, आंसर को खुद बनाने का प्रयास करें। इससे आपकी क्रिएटिविटी, हो सकता है कि मार्क्स आपके एक आध नंबर कम हो जाए, लेकिन क्रिएटिविटी जो होती है वो डेवलप जब आपके अंदर हो जाता है तो आप बाकी बच्चों से बहुत आगे निकल जाते हो। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। चैप्टर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं, ताकि वीडियो से पूरा चैप्टर उनको अंडरस्टैंड हो, चीजों को रटे नहीं। मिलते हैं बेटा अगले चैप्टर में नए एनर्जी के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। सभी को नमस्कार, अपना ध्यान रखना, मेहनत से पढ़ना। कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लेना। नमस्कार सभी को।